दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मृदा के बारे में, यानी मिट्टी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मिट्टियों का वर्गीकरण कुल कितने प्रकार से हुआ है, ठीक है, यानी कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टियों के बारे में, काली मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में, लेटराइट मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी के बारे में, ठीक है, या फिर दलदली मिट्टी के बारे में। इस तरह से अनेक तरह के मिट्टियों का नाम आपने सुना होगा, बट कंफ्यूजन आपको बहुत सारा रहता है कि सर किस मिट्टी में कौन से पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, कौन से पदार्थ की मात्रा कम होती है, यह मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा इसमें किस चीज की खेती होती है, यानी किसकी प्रमुखता होती है, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया या तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी 91 प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अभी वो कुछ दिन में नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी 91 के नाम से एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक विषय पढ़ने को मिलेगा। जो सब्जेक्ट मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं ना, ये सब्जेक्ट हूबहू आपको वहां पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आपकी पूरी बेहतरीन तैयारी भी हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहली बात आती है कि मिट्टी कहते किसे, ये मृदा किसे कहा जाता है। सबसे पहली बात आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मृदा है ना, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किससे हुई है, सोलम शब्द से हुई है। जैसे मृदा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है, SOIL, सॉइल बोलते हैं। तो ये सॉइल जो याद रखिएगा, ये सॉइल जो शब्द है ना, सोलम से मिलकर बना हुआ है। और सोलम का मतलब क्या होता है, सोलम का अर्थ होता है फर्श। फर्श यानी ये जमीन, ये धरातल, ये फ्लोर। भाई फर्श क्या है, यही फ्लोर है ना। तो याद रखिए इसको, लैटिन भाषा में जो इसका अर्थ निकल के आता है वो है फर्श यानी फ्लोर, याद रखिएगा। ऐसे में अपनी भाषा में जाने कि मिट्टी क्या होती है, तो याद रखिए भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत। मैंने कुछ कठिन नहीं बोला, बहुत सिंपल तरीके से आप मेरी बातों को समझिए। भूपृष्ठ, भूपृष्ठ माने भू माने होता है भूमि, पृष्ठ माने होता है पृष्ठ। अच्छा, किसी भी चीज का जो पृष्ठ होता है ना, वो बाहर होता है, बाहरी पृष्ठ। जैसे हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण जिसपे क्या है, रोम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बाह्य पृष्ठ है। तो ये पृष्ठ की बात कर रहा हूं, यानी पूरे पृथ्वी में मैं उसके आंतरिक हिस्सों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बाह्य हिस्से की बात कर रहा हूं। दोस्तों ये जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है ना, उसमें सबसे ऊपरी परत पर, यानी जो सबसे ऊपर है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए जीवाश्म उसमें अवेलेबल होता है। उस मिट्टी में खनिज होता है, उस मिट्टी में तमाम तरह के पोषक तत्व होते हैं, उन मिट्टी में जल आदि पाया जाता है, जिसके माध्यम से पौधों की वृद्धि हो पाती है। और ये पौधे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। अगर पौधे ना होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहां से आएगा, नहीं आ पाएगा ना। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन क्या, ये प्राणदायी वायु मानी जाती है, क्योंकि हम और आप जीवित किस वजह से हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ये पेड़ पौधे देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन जो होता है, उसी ऑक्सीजन की वजह से दुनिया के सभी तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, सब के सब जीवित हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिए ये हमें यहां से मिलता है, इस मिट्टियों में ही इन पौधों का विकास होता है, वृद्धि होता है। आगे याद रखिए जो मिट्टी है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 सालों में बनी हुई है, नहीं नहीं नहीं। मिट्टी जो है ये लाखों वर्ष लगे इस मिट्टी को बनने में। आपके मन में शायद ये चीजें ना पता हो आपको कि मिट्टी का निर्माण होता है। जी हाँ, मिट्टी का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यानी मिट्टी शुरुआती समय में मिट्टी नहीं थी। अगर आपके मन में आ रहा हो, जैसे आज ये धरातल पे मिट्टी नजर आती है, तो अगर मैं शुरुआती समय की बात करूं, यानी कब, जब एकदम पृथ्वी की स्टार्टिंग पीरियड की बात कर दूं, यानी आज से करोड़ों वर्षों पूर्व की बात कर दूं, तो शायद उस समय मिट्टी नहीं थी। मिट्टी का निर्माण धीरे धीरे होता है, ठीक है, और लाखों वर्ष लगे इस मिट्टी को बनने में। लिख रहा है सामान्यतः मिट्टी कई परतों से मिलकर बनी होती है, ढेर सारे इसमें परत होते हैं, कई परतों को मिला करके तब जो है मिट्टी बनती है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसी ऊपरी वाले हिस्सों में हम लोग क्या करते हैं, जो सड़े गले वनस्पति होते हैं, या फिर सब्जियां होती हैं, या फिर फल फ्रूट होते हैं, या फिर क्या हो जाए, फूल वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पत्तियां हो गई, ठीक है,
ये सड़ गल करके या फिर किसी तरह के जीव हैं जो मृत्यु के बाद क्या कर दिए जाते हैं, इस धरातल पर फेंक दिए जाते हैं, तो उनका जब क्या हो जाता है, उनका जो अवशेष बचता है, जब वो क्या हो जाते हैं, समाप्त होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है भाई, उन जीवों को खत्म करते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इस मिट्टी में आकर के मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मिट्टी है ये छोटे छोटे मिट्टी के कणों से बना होता है। ये कण कंकड़ के कण भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, बालू के कण भी हो सकते हैं, मतलब ये सभी चीजों को मिला करके तब मिट्टी बनती है। दिख रहा है, यह परत पौधे की वृद्धि एवं फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बात और याद रखें दोस्तों, आप सभी को पुराने समय में एक विधि आपको याद होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है, बायोगैस वाला कॉन्सेप्ट सुना है ना। उसी में दोस्तों एक तरह का और आपने, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कृषि विज्ञान वाली किताबों में अक्सर इस तरह की चीजें मिलती थी जिसमें हम लोग बताया जाता था कि जैविक विधि से खाद बनाना। आज पूरी दुनिया जैविक विधि से खाद बनाने के ऊपर जो है काम कर रही है। इसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रसायन का इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर उतना बुरा प्रभाव भी डालता है। तो लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। ये जैविक तरीका क्या होता है, आपने बार बार इस तरह की खेती का नाम सुना होगा भाई, आपने सुना होगा सिक्किम जैविक खेती के मामले में नंबर 1 राज्य है, हाँ नंबर 1 राज्य है। ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो ये कैसे हो पाता है, ये आखिर जैविक खेती है क्या? इसमें कहने का मतलब ये है कि रसायन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम लोग जो है इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कैसे? इसी जो हमारे सड़े गले हुए वनस्पतियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको डाल करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसमें जो है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा वहां पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर जो है जीवांश की मात्रा ज्यादा होती है, खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि पौधे के विकास में सहायक होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी तो मिट्टी के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बड़ी जल्दीबाजी होगी। भाई पढ़ाई करते समय ना पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आप विषय को समझ पाओगे? कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको 2 मिनट में मैं इस 8 मिट्टी के बारे में घोल के पिला दूं। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मिट्टी है क्या, ये मिट्टी बनी कैसे? अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मिट्टी बनी कैसे, अभी तो मैं केवल आपका बेस बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा दूसरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत में तो छोटे छोटे कण होते हैं। जो दूसरी परत है इसमें भी महीन कण पाए जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह से ये दूसरा परत बना होता है। इसके नीचे जाएंगे तो विखंडित चट्टानें पाई जाती हैं। विखंडित माने क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं और ये सब जाकर के मिट्टी में मिश्रित हुए रहते हैं। और उसके भी अगर नीचे चले जाएंगे तो फिर अविखंडित चट्टानें पाई जाती हैं। अविखंडित यानी ऐसी चट्टानें जिनका विखंडन ना हुआ। विखंडन माने जो टूटी हुई ना हो, वो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, टूट फूट करके नहीं बनी होती हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी के सबसे आखिरी परत में होता है, सबसे नीचे की तरफ अविखंडित चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि उसके ऊपर क्या होता है? विखंडित चट्टानें पाई जाती हैं। लिख रहा है अपक्षय एवं अपर्दन। अपर्दन गलत लिखा है, वर्तनी सुधार कर लीजिए, हिंदी भी साथ में करते चलिए, ठीक है। अपर्दन ऐसे होगा, ठीक है, तो लिख लीजिएगा अपक्षय एवं अपर्दन के कारण जो भूपृष्ठ है इसकी चट्टानें टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको सेल वाला एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें आपको बहुत डिटेल में बताया गया है आग्नेय सेल के बारे में, अवसादी सेल के बारे में, रूपांतरित सेल के बारे में, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हूं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं उसको दोबारा नहीं बताने वाला हूं। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूं कि ताप दाब आदि के प्रभाव की वजह से चट्टानों में यह क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं। मैं छोटा सा आपको लॉजिक भी दे देता हूं ताकि आप चीजें न भूलो। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, भाई गर्मी के समय में सूर्य का जो उष्मा है वो तेजी से उस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से चट्टान गर्म भी हो जा रही है। और ठंडी के समय में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस पर बर्फ की एक लेयर जम गई हो, या बरसात के समय में वर्षा की तेज बूंदें उस पर गिर रही हो। अगर ऐसा लाखों वर्षों तक होता रहा तो वह चट्टान टूट जाती है। भाई ताप दाब इन सब की वजह से क्या हो जाती है, या किसी मानवीय प्रक्रिया के फलस्वरूप वो चट्टान टूट जाती है। जब चट्टानें टूटते हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा टुकड़ा होगा, कोई छोटा टुकड़ा होगा। ये जो बड़ा टुकड़ा होगा ये भी कभी न कभी छोटे हिस्सों में बदलेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। वही छोटा टुकड़ा आकर के मिट्टी में मिल जाता है और यही आपको बताया जा रहा है।
कि अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप ये चट्टानें टूट टूट कर छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं। अच्छा, बंटने के बाद क्या होता है दोस्तों, अब जो वनस्पति है इस धरातल पर, जो जंगल है, जो वनस्पति है, वनस्पतियों में हम जीव जंतुओं की भी बात कर रहे हैं और पादप की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश में जाकर के इसी टूट फूट कर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसी में जाकर के मिल जाते हैं। इनके मिलने के बाद दोस्तों ह्यूमस बनता है। इसी मिट्टी को ह्यूमस कहा जाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ह्यूमस क्या है। एक्चुअली देखिए, ह्यूमस कुछ नया नहीं है। ह्यूमस माने क्या है कि जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका सड़ा गला अवशेष अगर किसी मिट्टी में मिल गया है, खाद का काम करेगा कि नहीं, वो जैविक खाद का काम करेगा कि नहीं, वही जैविक खाद क्या कहलाती, ह्यूमस कहलाती है। वही जैविक खाद ह्यूमस कहलाती है। लिख रहा है चट्टानों में उपस्थित खनिज। अच्छा, चट्टानों के अंदर भी तमाम तरह के खनिज पाए जाते हैं और जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, क्या हम उसे चट्टानों का चूर्ण कह सकते हैं, चूर्ण यानी चूर्ण, ठीक है। तो ये चट्टानों का जो चूर्ण है उसमें जाकर के ह्यूमस मिल जाता है और ये ह्यूमस मिलने के बाद पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो याद रखिएगा, ये पेड़ पौधों को जो ह्यूमस होता है, ये पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट आगे बढ़ता हूं। आज बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। भारत की 4 सबसे बड़ी मृदा के बारे में आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ आप साथ दीजिए। देखिए, साथ देंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, नहीं देंगे तो आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा, पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच मान वाले मृदा में होती है। 6 से 7 पीएच मान क्या है दोस्तों, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपसे पीएच मान के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पीएच मान क्या होता है, जो 7 होता है इसको उदासीन माना जाता है। 7 को ये उदासीन माना जाता है। अच्छा, कोई चीज अगर 7 से अधिक है, किसी चीज का पीएच मान यदि 7 से अधिक है तो उसको क्षारीय माना जाता है, और अगर 7 से कम है तो उसको अम्लीय माना जाता है। क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय। तो लिख रहा है जो पौधे होते हैं ना, ये 6 से 7 यानी एक तरह से देख लिया जाए तो 0 पीएच मान, जहां पर ये उदासीन होते हैं, यानी ना तो कोई मिट्टी अम्लीय है ना तो मिट्टी ज्यादा क्षारीय है। उस अवस्था में ये पेड़ पौधे की वृद्धि सबसे अच्छी हो पाती है, सबसे बढ़िया हो पाती है। लिख रहा अधिक अम्लीयता या अधिक क्षारीयता, ये दोनों ही पौधों के लिए हानिकारक होती है। यानी किसी मिट्टी में अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो भी पौधों के लिए दिक्कत है, अगर क्षार की मात्रा ज्यादा है तो भी पौधों के लिए दिक्कत है। ये तो जो 6-7 दिया है तो एकदम पास का रेशियो है, इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है। एक चीज और याद रखेगा, जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा उसका एक यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सोल लेयर्स ऑन अर्थ, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर सोल यानी मिट्टी की कुल कितनी लेयरें होती हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेयर बताया। जैसे कुछ लोगों ने कहा ऑर्गेनिक लेयर, ऊपर सबसे क्या होता है, ऑर्गेनिक लेयर होता है। वही लेयर होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है और यही ह्यूमस पेड़ पौधों के विकास में सहायक होते हैं। ह्यूमस माने क्या, ह्यूमस माने वनस्पति और जीव जंतुओं का सड़ा गला अवशेष उस मिट्टी में मिला हुआ है, ये उस बात को इंगित करता है। दूसरा है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। टॉप मतलब इन सब में जो टॉप पर है, ठीक है, तो टॉप सॉइल बोलते हैं। टॉप के नीचे सब सॉइल होता है। क्या होता है, सब सॉइल होता है। उसके नीचे पैरेंटल मटेरियल होता है। ये वही पैरेंटल मटेरियल है दोस्तों जो नीचे जो अविखंडित चट्टान था उसका जब विखंडन होता है तो वही पैरेंटल मटेरियल होता है। और सबसे लास्ट में बेड रॉक, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना सीखना बाकी है। आगे दोस्तों भारत के बारे में बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडियन सॉइल यानी भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कुल कितने हिस्सों में हुआ, अगर आपको इसको जानना हो तो बड़े ध्यान से पहले आप समझिए। आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, छोटा मोटा थोड़े है। तो इतना बड़ा देश है और इतने से बड़े देश में पता चल रहा है कहीं पर थार का मरुस्थल है, कहीं पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे हिमालय, ठीक है। कहीं कहीं पर बड़े बड़े पठार हैं तो कहीं कहीं पर क्या है, तटीय मैदान है, कहीं कहीं पर गंगा जमुना का मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं मतलब अलग अलग विविधताएं देखनी पड़ रही हैं। तो जब इतनी विविधता है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियां भी अलग अलग तरीके की पाई जाएंगी। अब लोग रटते हैं कि भाई मिट्टी, मैं आपसे पूछूं अगर कि लैटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है, ठीक है। अब आप परेशान एकदम, लैटराइट मिट्टी सर याद था, ऑप्शन दीजिए तो बता दें हम। अच्छा चलो बताओ, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है सर,
पढ़े थे लेकिन भूल गया दिमाग से। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पता है इसमें कुछ नया सीखना ही नहीं आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान देना है। अगर आज आप मेरी बात पर ध्यान देंगे ना तो आप ये सब चीजें कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है, काली मिट्टी कहाँ होती है, लाल मिट्टी कहाँ होती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ होती है, क्योंकि आज इन चारों को मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सुनिए, लिख रहा है भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती। कोई पूछे क्यों विभिन्न प्रकार की पाई जाती, बताइए क्या बताएंगे आप, बता दीजिएगा उनको कि भैया कहीं पर बड़े बड़े पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं दलदली क्षेत्र हैं। कहां दलदली क्षेत्र बताइए, कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र है, कहीं पर मरुस्थल है। तो इस वजह से क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं हैं तो मिट्टियों के अलग अलग स्वरूप भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे लिख रहा है भारत में मिट्टियों के क्षेत्रीय वितरण में असमानता है। अरे है, बताया आपको। और वजह भी अगर कोई पूछे कि इसका बड़ा वजह बताइए तो बताइए अलग अलग जगहों पर अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग उच्चावच हैं, अलग अलग तापमान है, अलग अलग वर्षा का भाई कहीं वर्षा ज्यादा होता है, मेघालय और में चेरापूंजी मासी नाम चले जाएंगे, वहां वर्षा बहुत ज्यादा होता है। वहीं आप लद्दाख में चले जाओ वर्षा बहुत कम होता है। आप जोधपुर साइड चले जाओ या आप और आगे निकल जाओ जैसलमेर साइड, राजस्थान में वर्षा बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। और आर्द्रता भी मायने रखता है। जाहिर सी बात है जो समुद्र के पास वाले जगह हैं वहां पर आर्द्रता ज्यादा होगी और जो दूर है वहां पर शुष्क मौसम होगा, वहां आर्द्रता नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि भारत एक बड़े देश होने की वजह से अलग अलग विविधताएं तो देखने को मिलती ही हैं। ठीक है, आगे दिख रहा है यहां पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने आगे चल के मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, अलग अलग महान व्यक्तियों ने मिट्टियों के तमाम प्रकार बताए हैं। बात आती है कि हम क्या पढ़ें, तो भाई हम अपने देश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो हम इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो आईसीएमआर है वो अपना वर्गीकरण किस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है। तो उसके अनुसार ये 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती है हमारे देश में, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहा जाता है। कांप क्या कहा जाता है, कांप। अच्छा क्यों कहा जाता है कांप मिट्टी, अभी बताता हूं आगे आपको। ठीक है, दूसरा है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये सब इसको कहा जाता है। लेकिन क्यों नहीं, रटना नहीं, रट के हमको मत बताइए आप। अगर आपको हमेशा के लिए याद हो तब आप बताओ हमको। तीसरा है लाल मिट्टी। ठीक है, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठवां है मरुस्थली या शुष्क मिट्टी, सातवां है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, आठवां है दलदल युक्त मिट्टी। ये 8 मिट्टियां आपको पढ़ना है। अगर 8 मिट्टी आपने पढ़ लिया तो भारत के सोल के बारे में आपको पता चल, सॉइल के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जलोढ़ या कांप मिट्टी के बारे में। क्या है जलोढ़ या कांप मिट्टी, लिख रहा है जलोढ़ मृदा मूलतः ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनी होती हैं। सर नहीं पता सर नहीं पता, अपने भाषा में आप समझाइए, ये तो किताबी बात हो गई। सुनिए हमारी भाषा सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं जो। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियों को सतत वाहिनी कहा जाता है। सतत वाहिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो नदियां निकलती है उसमें वर्ष भर जल होते हैं। ठीक है, मतलब पूरे साल उसमें पानी रहता है और नदियां सूखती नहीं है। क्या आपने कभी गंगा यमुना को सूखते हुए देखा है, नहीं। जबकि दक्षिण भारत में अधिकांशतः नदियां सूख जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है पश्चिमी घाट वगैरह या किसी पर्वत से नदियां निकलती हैं, वहां पे ग्लेशियर की अवेलेबिलिटी है नहीं, इस वजह से बहुत लिमिटेड पानी है। वर्षा पर ही वो जल निर्भर करता है। वर्षा होगी तो पानी होगा, नहीं होगी वर्षा तो पानी कम होगा, सूख जाएंगी नदियां, ऐसा होता है। जबकि हिमालय के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि हिमालय के आसपास बहुत मात्रा में ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये सतत वाहिनी। आप कहोगे सर आप ये बातें क्यों बता रहे हो, भाई ये जुड़ा हुआ उससे, क्योंकि ये जो नदियां हैं, आपको तभी तो बताऊंगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी
साल भर इसमें पानी होगा, पहले आप इसको याद कर लो। अभी नदियां अपने साथ अवसादों के निक्षेप लेके आती हैं। अवसाद माने क्या होता है दोस्तों? नदियां निकलती कहां से? पहाड़ों पर से निकलती हैं ना, और पहाड़ों से चलती हैं तो एक बैग तो मैदानों में आ नहीं जाती हैं भाई, पहाड़ों से चलेंगी तो इनकी गति भी तेज होती है, तो गति तेज होती है तो पहाड़ों पर टकराती है ना, तो चट्टानों के टुकड़ों को छोटे छोटे रूपों में बांट देती हैं और उनके साथ बड़ा तीव्र गति से आती हैं, तो तोड़ फोड़ करते हुए आती हैं, और जब ये मैदानों में बढ़ती हैं, ठीक है, तो बड़ी स्पीड से उतरती हैं, तो अपने साथ उस क्या पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत सारे क्या लाती हैं? गाद अवसाद लेकर आगे बढ़ती हैं। धीरे धीरे जब ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो ये अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेप कर देती। निक्षेप माने अपने अंदर के अवसादों को बाहर निकाल देती हैं, जमा कर देती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा निक्षेप। और उसी निक्षेप से ये मिट्टी बनी होती है जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल ओढ़। अच्छा, जलोढ़ को अलग कर दो, जल धन ओढ़। ओढ़ माने ओढ़ना, जो जल को ओढ़ ले, ऐसी मिट्टी जल को ओढ़ ले। अरे ओढ़ना माने क्या होता है? जैसे आपने कहा तो चद्दर ओढ़ लेना, यानी आपके ऊपर एकदम चद्दर आ गया, सर से लेकर पांव तक चद्दर आ गया, तो जलोढ़ जो जल को ही ओढ़ ले, ऐसी मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसके सर से लेकर पांव तक पानी ही पानी हो। मतलब सर, मतलब कि ऐसी मिट्टी जो बाढ़ वगैरह जब आता है ना, वो मिट्टी उस पानी में डूब जाती है, ऐसी मिट्टी की बात कर रहा हूं, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। सर इसका मतलब तो तय है कि जलोढ़ मिट्टी हमेशा नदी के जो मैदानी हिस्से होंगे वहां पाई जाती हैं। देखिए मैंने आपको कहा रटिए मत, अगर आपने रट लिया ना, स्टडी 91 पे आना आपका व्यर्थ है, व्यर्थ है। फिर सीखा क्या यार? रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो। मैंने कहा जलोढ़, जलोढ़ जो जल को ओढ़ लेती है, ऐसी मिट्टी। तो जाहिर सी बात है, ये मिट्टियां कहां मिलेंगी? कौन जल को ओढ़ेगा भाई? मरुस्थल में नदियां तो होती नहीं है, मरुस्थल में नदियां तो होती नहीं कि वो बाढ़ आए और पुनः पूरा 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 मरुस्थल ही क्या हो जाए, पानी में डूब जाए, ऐसा तो होता नहीं है। होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो जल को ओढ़ लेती है। तो सुनिए, करा इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अरे आप बोलते नहीं है भैया, जो जिसका घर नदियों के आसपास होगा वो लोग बोलते कहाँ गए थे घूमने, चल रहे हैं कछार की तरफ घूमने। कछार, ये कछार क्या होता है? कछार वह स्थान होता है, आप सभी को पता होगा, कछार वह स्थान होता है जहां पर बाढ़ आने के फलस्वरूप जब बाढ़ आता है ना, तो वो क्षेत्र पानी के अंदर डूब जाता है, यानी नदी उस क्षेत्र को डुबा देती। उस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र कहा जाता है। जिसका घर नदियों के आसपास होगा उनको इस चीज के बारे में पता होगा। इसी वजह से इसको कछारी मिट्टी भी कहा गया, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा गया, जो जल को ओढ़ लिया। इसको कांप मिट्टी भी कहा गया। कांप माने जलों में जल का इसके ऊपर आ जाना, ठीक है, इसको समेट लेना। तो इसको याद रखिए। लिख रहा भारत के उत्तरी मैदान में, उत्तरी भारत के मैदान में, यानी भारत के उत्तर में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सतलज, ये सब यही तो हैं, ढेर सारी नदियां। तो आपको उत्तर के मैदान, विशाल मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। प्राकृतिक प्रदेश आप जाके देखिए वीडियो, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे बता रहे भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान मतलब जहां जहां, यार एक बात बताओ, रटो मत, किताबी भाषा तो पढ़ो ही मत, कंफ्यूज हो जाओगे। जहां जहां नदी होगा, जहां जहां नदी होगा, भाई दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है, ठीक है, गंगा गोदावरी है, तो ये सारी नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती होगी, ठीक है, ये जलोढ़ मृदा पाई जाती होगी। तो आप इसको याद रखिए। लिख रहा प्रायद्वीपीय भारत के जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन मतलब नदियों का जो अपना बेसिन क्षेत्र है, मतलब जिस क्षेत्र में नदियां बहती, ठीक है, वो बेसिन क्षेत्र, या जो डेल्टाई भाग है जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, उन सभी स्थानों पर इस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? आएगा समझ में, नहीं आएगा तो जाएगा कहां पे। लिख रहा है इस मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब उस हिसाब से देख लीजिए, मतलब आधे से थोड़ा ही कम है, यानी आधे से थोड़ा ही कम, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा वाली मिट्टी फैली हुई है। इसका मतलब भारत में सर्वाधिक बड़ी मात्रा में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी। वही लिख रहा है कि भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। याद हो गया ना? आगे देखिए, कह रहा बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे याद रखिए,
बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से जो अप्रभावित होती है उसको बांगड़ कहा जाता है। बांगड़ और खादर का नाम सुना होगा, ठीक है, बांगड़, तो याद रखिएगा ये बांगड़। बांगड़ भूमि में जो कंकड़ होता है, कंकड़ या जो अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें कंकड़ कहा जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं नदियों वाले वीडियो में, आप जाके देखिए डिटेल से। आगे देखिए, यह मिट्टी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में बिछा दी जाती है। जो नदियां अपने अंदर से मिट्टी क्या लेकर आती है? निक्षेप लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं, निक्षेप नहीं, जो अवसाद लेकर आती हैं उनका निक्षेप कर देती हैं, उनको यहां बिछा देती हैं, तो मिट्टी हमेशा नई हो जाती है, ठीक है। आगे दे रहा है, इस आपसे प्रश्न पूछता है भाई जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है या किस चीज की कमी होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछता है। दोस्तों याद रखिए, मैं कुछ कॉमन चीजें भी बताने वाला हूं, आप हंसते हंसते कहोगे सर आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया, हमने आज तक सोचा ही नहीं इस बात को। हमें नहीं पता आपने क्यों नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा, और मैंने जो सोचा मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिएगा ध्यान से, एक बार ये अधिकता और कमी बता दूं तब बताता हूं। दोस्तों इसमें अधिकता किस चीज की होती है? इसमें सर्वाधिक मात्रा में पोटास और चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटास और चूना पाया जाता है। किस मिट्टी में भाई? किस मिट्टी में? जल्दी से बताओ। जलोढ़ मिट्टी में। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब पानी, अच्छा छोड़ो यार इस बात को छोड़ो, आप कहोगे सर चूना नहीं समझ में आता है, ठीक है, पोटास छोड़ो, पहले चूना बताओ। छोड़ो, आपको कुछ कहानी बताता हूं। दोस्तों आपके घर में बाल्टी होगा, ठीक है, ठंडियों के समय में हम लोग पानी गर्म करके नहाते हैं, ठीक है। जब आप पानी को गर्म करते हो तो जिस बाल्टी में रोज रोज गर्म करते हो, कुछ समय बाद पता चलता है उस बाल्टी का जो अंदर का रंग है वो कैसा हो गया? सफेद हो गया। आपको समझ में, सफेद कहां से हो गया? या आप जिस रॉड से गर्म करते हो उस रॉड पर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, सफेद रंग की, आप समझ नहीं पाते क्या? वही चूना है। वही क्या है? वही चूना है। तो याद रखिएगा यहां पर पोटास और चूना पाया जाता है। क्यों? अरे जब मिट्टी पानी में डूबी हुई है तो उसमें पोटास और चूना की भयंकर मात्रा बढ़ जाती है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है। कमी किस चीज की होती है? इन मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इन मिट्टियों में फास्फोरस की कमी होती है, इनमें वनस्पति के अंशों की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। इसका कारण यह है कि नदियां कई प्रकार के शैलचूड़, यानी जो पेड़ पर्वतों से होकर आ रही हैं, तो पर्वतों से छोटे छोटे टुकड़ों को, जो शैल माने पर्वत, पर्वतों के चूर्ण को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं, जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले होते हैं, और यही तत्व इस जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। लिख रहा है गंगा से सतलज का मैदान, गंगा का मैदान हो या सतलज का मैदान, पंजाब में है, ठीक है, याद रखेगा। या फिर महानदी का डेल्टाई क्षेत्र हो गया, महानदी उड़ीसा, ठीक है। या फिर मैं गोदावरी की बात कर लूं, गोदावरी कहां पर है? नासिक, याद है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग यहीं पर है, याद रखेगा। या कृष्णा नदी की बात कर लूं, या मैं कावेरी के डेल्टाई भागों की बात कर लूं, या मैं फिर असम घाटी की बात कर लूं, ठीक है, या मैं फिर गुजरात और पश्चिमी तटीय मैदानों की बात कर लूं, यहां पर ये मिट्टी पाई जाती। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। एक लाइन की बात याद कर लो दोस्तों कि जहां जहां नदी होगा वहां वहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। अब उत्तर भारत में नदियों की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से जलोढ़ मिट्टी भी ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता। मृदा संस्तर यानी मिट्टियों में अलग अलग संस्तर होते हैं, स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मिट्टी में धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, जूट वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, इन सब की खूब खेती होती है। अरे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है, तो खेती भी खूब होती है इसी मिट्टी में, तो इसको जरा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि लाल मिट्टी का जो रंग होता है ना, ये लाल होता है। लाल रंग होने की वजह से इसको लाल मिट्टी कहा गया। भाई लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बने, ठीक है, इस वजह से इसको लाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। आगे दे रहा दोस्तों, यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है, जिसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपसे नहीं कहा कि दक्कन के पठार पर ये पाई जाती है, मैंने आपसे कहा कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, कहां पर, पूर्वी और दक्षिणी भागों में ये लाल मिट्टी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वो भी कहां पर, जहां पर कम वर्षा होती है, ये उन जगहों पर पाए जाते हैं। और खास करके ऐसे स्थान पर जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, उन आग्नेय चट्टानों में खास करके ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर ये लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ये कंडीशन याद रखिए। जैसे अभी मैंने बताया कि जलोढ़ यानी जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, खास करके दक्कन के पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है, प्लस जहां पर रवेदार आग्नेय शैल पाई जाती है, वहां पर ये मिट्टियां पाई जाती है, लाल मिट्टियां, ठीक है, कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। लेकिन लाल मिट्टी का विस्तार देश में कितना है, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। अगर हम स्टेट वाइज देख लें तो मध्य प्रदेश में खास करके बुंदेलखंड, जैसे आपने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्रों की बात की, आप ये भी कह सकते हो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा होगा, तभी तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। तो दोनों याद रखिए, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा या फिर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में ये लाल मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। इनको जरा ध्यान रखिएगा। वो भी खास करके कैसी जगह, तो याद रखिएगा जहां पर ग्रेनाइट और नीस और की प्रधानता हो। अभी बताया हूं, क्योंकि रवेदार आग्नेय चट्टान जहां पाई जाती हैं, वहां पर इन मिट्टियों की प्रधानता होती है। तो जहां जहां इस तरह की चट्टानें हैं, वहां पर लाल मिट्टी की प्रधानता है। एक बात और याद रखिएगा, जब चट्टानों की बात कर दिया, आप में से कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे ही मैंने चट्टानों की बात कर दिया, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, भाई रवेदार आग्नेय चट्टान मैदानी क्षेत्रों में तो होंगे नहीं, भाई जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे उनके आसपास में इस तरह की रवेदार आग्नेय चट्टानें होंगी। क्योंकि और कहां पाई जाएंगी बताइए, मरुस्थल में पाई जाएंगी, दलदली क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तटीय मैदानों में पाई जाएंगी, आप बताओ, या पठारी क्षेत्रों में पाई जाएंगी? नहीं, कहां होंगे ये, कहीं ना कहीं ऐसे जगह होंगे जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास में हैं और जहां पर कम वर्षा वाले स्थान है, वहां पर ये हैं। तो वहीं पर ये लाल मिट्टियों का क्षेत्र विकसित होता है, खास करके वहां जहां विंध्य की चट्टानें हैं, जहां कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ये सब चट्टानों के बारे में आपको बताना गया, ठीक है, याद रखिएगा। और धारवाड़ शैलों और अवसादी शैलों का विकास जहां पर हुआ, वहां पर ये लाल मिट्टियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सुनिए, इनका लाल रंग किस वजह से होता है, लोहे के ऑक्साइड के वजह से इनका रंग लाल होता है। और ये लाल मिट्टी जो होती है ना, इनकी स्वभाव जो होता है, इनकी जो प्रकृति होती है, ये अम्लीय होती है। अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि मिट्टियों का पीएच मान 6 से 7 तक होता है। ज्यादा अम्लीयता और ज्यादा क्षारीयता दोनों पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, इन मिट्टियों में अम्लीयता पाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा अधिकता, इसमें किस चीज की अधिकता होती है, जब बता दिया कि लोहे के ऑक्साइड की वजह से इनका रंग लाल होता है। आप गए होंगे, आप एमपी में जाएंगे तो बहुत सारे जगह पे आपको लाल मिट्टी वाले क्षेत्र मिल जाएंगे, सच में मिट्टी का रंग ही लाल होता है, पूरी मिट्टी लाल लाल, हाँ हकीकत बता रहे हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे। तो लिखिए, यहां पर लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, यहां पर एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, चूने का अंश भी अधिक होता है, याद रखिएगा। और कमी किस चीज की होती है, वही नाइट्रोजन, वही ह्यूमस, वही फास्फोरस। एक बात बताऊं, इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव सभी मिट्टियों में होता है, चाहे जलोढ़ हो, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे आपका क्या हो, लाल मिट्टी हो, चाहे लैटराइट मिट्टी हो, चाहे मरुस्थली मिट्टी हो। सिर्फ एक मिट्टी में ज्यादा होते हैं, वो है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, वहां पर ये खूब पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। करा इस मिट्टी के ऊंची, अच्छा इस मिट्टी में दो तरह की भूमियां होती हैं, एक ऊंची भूमियां होती हैं, एक नीची भूमियां होती हैं, हाँ तो याद रखिए। करा इस मिट्टी के ऊंची भूमियों पर बाजरा की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है और आलू की खेती होती है। जबकि जो निम्न भूमि है वहां पर मोटे अनाज होते हैं, चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों आदि की खेती होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो ह्यूमस, एल्युमिनियम और लोहे के
के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट उसके यौगिक उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से काली मिट्टी का रंग घोर काला होता है, एकदम काला काला मिट्टी होता है, ठीक है। लेकिन उसी में सफेद सोना उगाया जाता है। सफेद सोना ये क्या होता है? कपास को सफेद सोना कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रश्न खूब पूछता है आपसे परीक्षा में, तो याद रखेगा, ठीक है। मैं ये याद रखेगा टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, और इसका लोहे का ऑक्साइड भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। इसको काली और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर लाल मिट्टी के साथ साथ एक और शब्द जुड़ा होता है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, तो याद रखेगा। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकले हुए लावा पदार्थों से हुआ है। एक्चुअली में अब आप पढ़ोगे दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों में ये काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या दक्कन के पठारी क्षेत्रों में कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था क्या? नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पर्वतों से ज्वालामुखी फटना चाहिए। उसका मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर आए, वही क्या है, उसी को दरारी उद्भेदन भी कहा जाता है। तो यहां पर एक अच्छा शब्द ये हो सकता था कि दरारी उद्भेदन। दोस्तों मैंने बताया था कि जो प्लेटें हैं गति करती हैं, ठीक है। इन प्लेटों में अभिसारी और अपसारी गति होती है। जब दो प्लेटों के बीच में विपरीत गतियां होती हैं, अपसारी गति होती है, तो वहां पर प्लेट टूटते हैं। जब टूटते हैं तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा ऊपर आकर के जम जाता है, और इसी को बोलते हैं, इसी से पठारों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये लावा पठार जो होते हैं ना, वहां पर एक काली मिट्टी के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब ठंडा होकर के बना है, ठीक है, जहां भाई अंदर क्या होते हैं, बेसाल्ट लावा होते हैं, ठीक है, चट्टान होते हैं, तो उनके विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यह भारत का तीसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? काली मिट्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास में, गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप के पास में, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, साथ ही साथ छोटा नागपुर के आसपास में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अति उत्तम मानी जाती है, सबसे बढ़िया मानी जाती है, और उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। ये कपास सफेद सोना भी कहा जाता है, रुई वगैरह इससे बनता है, ठीक है। इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी या रेगुर। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस मिट्टी के दो और नाम है जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं और आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी। क्या कहा जाता है? फिर से बोलिए मेरे साथ, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। इस मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ का नाम भी दिया जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय रूप में इसको अलग अलग नाम भी दिया गया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस रेगुर मिट्टी को करेल मिट्टी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कराइल मिट्टी, कराइल बोलते हैं ना, कराइल, ठीक है। तो याद रखेगा कराइल होता नहीं, करेल होता है, तो आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, तो करेल मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, इस मिट्टी का विस्तार कितना है? तो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं जो लाल मिट्टी था उसका कितना था? तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपका जलोढ़ मिट्टी का कितना था? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोनों तीनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अधिकता क्या होता है? वही लोहे की अधिकता इसमें भी होती है, क्योंकि लोहे के मैग्नेटाइट, ठीक है, लोहे के मैग्नेटाइट इसमें पाए जाते हैं, टेनिफोरस, ठीक है, याद रखेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इसका रंग जो होता है, एक टेक्नीफेरस है ना, एक मिनट देखिए, एक शब्द है यहाँ पर, हाँ, टाइटेनिफेरस, ठीक है। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ये क्या होता है, इसका रंग काला होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस वही चूना, वही कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती, कमी इस मिट्टी में होती है। लेकिन याद रखिए, कपासी मिट्टी में कपास की खेती करने की वजह से इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या चेरनोजम मिट्टी में क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। पानी सबसे ज्यादा सोखती है, जल धारण सबसे ज्यादा करती है, और जल धारण इतना ज्यादा कर लेती है कि मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। लेकिन जब ये सूखती है मिट्टी ना, तो इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। ये दरार इतनी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, कि इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसी काली मिट्टी को कौन नाम दे दिया गया? स्वतः जुलाई वाली मिट्टी। क्या बोला गया? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा गया, ठीक है। आगे लिख रहा है, इनमें उर्वरकता अधिक होती है।
उर्वरक होती है खूब मिट्टी। कह रहा है अतएव ये जड़दार फसलों यानी ऐसे फसल जिसमें जड़ होते हैं, जैसे कपास हो गया, तूर हो गया, खट्टे फल हो गए, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, तिलहन हो गया, मोटे अनाज हो गया, सैफोला वगैरह हो गया, इनकी खेती के लिए यह मिट्टी अति उत्तम मानी जाती है। समझ में आ गया, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी। चौथा नंबर है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का। ध्यान दीजिएगा लैटेराइट मिट्टी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती, खूब बारिश हो। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया एक ऐसी भी मिट्टी थी जो कम बारिश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी थी? लाल मिट्टी। एक ऐसी मिट्टी थी जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी थी बताइए? जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। एक ऐसी मिट्टी थी जो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता है उसकी, ठीक है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहा हूं? रेगुर मिट्टी की बात कर रहा हूं, काली मिट्टी की बात कर रहा हूं, चेरनोजम मिट्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रॉपिकल अर्थ ब्लैक मिट्टी की बात कर रहा हूं, ये सब वही नाम है, ठीक है। कपासी मिट्टी की बात कर रहा हूं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी की बात कर रहा हूं। तो ये सब शब्द आप याद रखिए। चलिए आगे देखिए, कहना जहां खूब वर्षा होगी। अब आपके मन में आ गया होगा, अगर आपका घर किसी ऐसे क्षेत्र में होगा जहां वर्षा खूब नहीं होती, यानी वहां लैटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती। अच्छा आप अपने मन से बता दो कहां खूब वर्षा होती है? सर ऐसे तो पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी में होती है, क्या वहां भी लैटेराइट मिट्टी है? हाँ। और कहां होती है? सर हम लोग पढ़े हैं कि ये जो वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं, तो बादल जाकर के पर्वतों के पास जब टकराते हैं तो वहीं पर वर्षा कर देते हैं। तो जहां पर पर्वतीय क्षेत्र का ढलान होता है वहां खूब बारिश होती है। सर क्या वहां पर लैटेराइट मिट्टी होते हैं? हाँ। खुद ही जानते हो तो पूछते क्यों भाई मेरे? अभी आप ही बता रहे हो ना, तो पूछते क्यों? तो बस ये चीजें हो गई। तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए वही चीज बता रहा है, कर अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन यहाँ पे हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो होते हैं मिट्टी में शेष बच जाते हैं। ये ढलान वाले क्षेत्रों पे होते हैं जहां पर इस तरह की मिट्टियां पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। कर यह मिट्टी भी साधारणतः लाल रंग की होती है, लेकिन लाल इसको नहीं दर्जा दिया जाता है क्योंकि लाल वाला अलग होता है, ये लैटेराइट है, रंग इसका भी लाल होता है, ठीक है। कर यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के जो गिरिपाद है, गिरिपाद माने क्या होता है? गिरिपाद माने गिरि माने पर्वत, गिरि माने पर्वत पर्यायवाची है, और पाद माने पैर, यानी पर्वतों का जो पैर होता है मतलब निचला हिस्सा, ठीक है। तो कह रहा है गिरिपाद वाले क्षेत्रों में एक लंबी पटरी नहीं पट्टी के रूप में, किसमें? एक लंबी पट्टी के रूप में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तक ये फैली हुई है। उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, छोटा नागपुर के पठार में, असम के पठारी क्षेत्रों में, मेघालय के पठारों आदि पर ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। एक बात और याद रखेगा, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ह्यूमस की मात्रा को घटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन कम होता है, कैल्शियम की भी कमी होती है। लेकिन याद रखिए इस मिट्टी में चाय और रबर की खेती खूब की जाती है। चाय, रबर, काफी, इन सब की जो खेती होती है ना, ये लैटेराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। तो यही पर लिख रहा है, देखिए ये काफी उफी के लिए अच्छी मानी जाती है। ये चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज और मसालों आदि की खेती ये लैटेराइट मिट्टी में ही की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ वाले मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। यह मृदा सूखने के बाद बहुत कड़ी और पथरीली हो जाती है, इसलिए लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मकान के निर्माण में प्रयोग होने वाले ईंटों को बनाने के लिए भी किया जाता है, इस लैटेराइट मिट्टी का काम, ठीक है। इसको याद रखेगा। और मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपको समराइज करके चीजों को बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने 4 तरह की मिट्टियों को देखा, एक देखा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। जो अगर भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो 43% क्षेत्र पर, भाई हमने देखा ना 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, और उसके बाद आगे 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक लाल मिट्टी का क्षेत्र फैला हुआ है, 5-5.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है काली मिट्टी का क्षेत्र फैला हुआ है, और लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र 15, ठीक है, याद रखेगा। आगे दे रहा है इनके क्षेत्र क्या है भाई। जलोढ़ मिट्टी के लिए मैंने बताया कि नदी जहां जहां होगी उन नदी घाटी वाले क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, तो गंगा, जमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये सब का जो तटीय मैदान वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, वहां पे जलोढ़ मिट्टियां हैं। वहीं लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी मैंने बताया कि जहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं लेकिन पहाड़ों के पास में, ठीक है, वहां पे लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर
पर ये लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी ये दरारी उद्भेदन से जो लावा आया है, ठीक है, उससे बनी हुई है। तो जहां लावा, पठारी क्षेत्र में लावा पाए जाते हैं तो वहां पर ये मिट्टियां होती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का जो लावा पठारी क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती हैं। लैटराइट मिट्टी ये जहां पर खूब वर्षा होता है, खास करके पश्चिमी घाट का जो गिरिपाद क्षेत्र है वहां पर वर्षा होता है, और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में चले जाएंगे तो वहां पर लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। मुख्य फसलें दोस्तों, अलग अलग फसल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये याद रखेगा, लैटराइट मिट्टी में चाय, काफी, रबर, सिनकोना, काजू, मसालों की खेती होती है, मोटी मोटा, इसको याद रखिए, ठीक है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, इसको याद रखिए, कपास, चना, सोयाबीन हो गया। और बाकी लाल मिट्टी में मूंगफली बड़ा अच्छा उदाहरण है, मूंगफली, केला, तंबाकू, ज्वार, मक्का, और बाकी हम लोग जलोढ़ मिट्टी में तो जानते ही हैं, ठीक है। पोषकों की प्रचुरता की बात कर लें तो पोटास और चूने की प्रचुरता जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा होती है। लोहे की प्रचुरता लाल मिट्टी में ज्यादा होती है क्योंकि लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं इसमें। और पोटास, चूना, एक सेकेंड, और इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं काली मिट्टी की, तो इसमें पोटास, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। और लोहा भी पाया जाता है, लोहा भी याद रखिए क्योंकि लोहे के मैग्नेटाइड इसमें होते हैं, ठीक है। और लैटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव इन चारों तरह की मिट्टियों में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मुझे लगता है इतना आपके लिए काफी है। और एक बात और याद रखिए, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल करिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के मोबाइल में अभी के लिए थोड़े समय के लिए दिक्कत आ रही हो, क्योंकि अभी हम बीटा वर्जन पे, टेस्टिंग वर्जन के लिए एप्लीकेशन लेकर आए हैं। इसका जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो आप हमारा सहयोग करिए, और बेटर है कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए ताकि आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का एक मौका मिल पाए। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और याद रखिए, क्लास आपकी सब्जेक्टिव जो रुकी हुई थी वो अब से स्टार्ट हो गई है, तो अब आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, और जल्दी जल्दी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।